अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसी वीडियो से करते हैं जिसके देखकर और इस वीडियो में एक साहब हैं, उनकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और ये पाकिस्तान की इस वक्त जो समाजी और मुआशी हकीकतें हैं उसकी एक झलक है। अब पहले ये वीडियो देख लीजिए। Baba, what's your qualification? What's your qualification? Yeah, I have crossed MA in political science from Peshawar University during 1987. And double MA in international relations from Peshawar University. Acha. And other course? Yeah, I have cleared my PA from Peshawar University, MA from Peshawar University in this subject. And I could not find any official job because they were demanding of 2 lakh or 3 lakh rupees per seat. Acha. And nowadays, after 27 years, I am labor in Karachi to bring down in these drains to clean it. I am a labor of KFC. आपका क्वालिफिकेशन में जॉब नहीं मिली? नहीं, उन्होंने कोई मेरे का ख्याल नहीं किया। उन्होंने बस वही देखा कि जो सीटें थी उसकी कीमतें थी, कीमत लगा रहे थे। पेशावर में 70 सीटें थी तो उसके लिए कीमतें थी। नवाज शरीफ का दौर था और ये हाल यार इधर जो है इधर ये मजदूरी कर रहा था। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखा। ये पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला एक साहब हैं और ये कहते हैं कि मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से बीए किया, वहीं से मास्टर्स डिग्री की इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उस वक्त आज से कोई 20 साल पहले की बात बताते हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं नौकरी मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि उस वक्त रिश्वत मांग रहे थे। 2-3 जगह अप्लाई किया तो बहरहाल नौकरी नहीं मिली। और आज मैं गटर साफ़ कर रहा हूँ कराची म्यूनसिपल कमेटी के किसी एक इलाके में। शायद इसका ख्वाब था कि कोई उस्ताद बन जाएगा, मुहक्किक बन जाएगा, कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर इस कौम ने, अशराफिया पे मबनी हमारे हुक्मरान तबके ने इस जवान को, मास्टर्स डिग्री होल्डर को गटर में उतार दिया है। और ये कहानी मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह दुनिया भर में गटर की सफाई जो है वो मशीनों के ज़रिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी बग़ैर दस्तानों के, बग़ैर हिफाजती लिबास के वर्कर्स को गटर में उतार देते हैं। और इसके नतीजे में कितनी हलाकतें हुई हैं सिर्फ कराची में गुज़श्ता 1 साल के दौरान, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। और दरअसल ये जो साहब हैं जिसका आपने वीडियो देखा, ये किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की कहानी है। एक तरफ इस जैसे बेशुमार लाखों बेरोज़गार या बिल्कुल दिहाड़ीदार लोग हैं जो कि महंगी बिजली, गैस, दवाइयों और अशिया खुर्द-ओ-नोश की बढ़ी हुई कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारा हुक्मरान तबका है जो प्रोटोकॉल काफ़िलों, बड़े बड़े काफ़िले हैं, एक जब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म सड़क पर चलते हैं तो 40-50 गाड़ियों का काफ़िला होता है। बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें, गैर मुल्की दौरे, खुसूसी मुराद का तो आप ज़िक्र ही ना करें। जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, फेडरल सेक्रेटरीज़, पार्लिमानी अरकान को मुराद जो मिलती हैं तनख्वाह से अलहदा करके, वो शायद उनकी असल मालियत तनख्वाहों से भी ज़्यादा हो जाती है। आपने ताज़ा तरीन एक मिसाल सुनी होगी कि पंजाब में कई डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स की घरों और उनके दफातर की तज़ीन व आराइश के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और मेरा ख़्याल है जो हमारा हुक्मरान तबका है उन्होंने बड़े सही तौर पे ये देखा है कि उनको पैसे कहाँ लगाने चाहिए, यानी आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए नहीं, बल्कि वहाँ उन लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इनके लिए मुस्तकबिल में ताकत का ज़रिया हैं, इक़्तिदार का ज़रिया, यानी बड़े इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, जो ब्यूरोक्रेसी है। और ये अफसर जहाँ जहाँ होते हैं, यानी आज का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, कल का फिर डिप्टी कमिश्नर होगा, फिर वो कमिश्नर बन जाएगा, फिर चीफ़ सेक्रेटरी बन जाएगा, तो वो हमेशा उन हुक्मरानों की खिदमत में रहेगा, उनके आदाब बजा लाएगा जिन्होंने इनके घरों
सरकारी घरों की तज़ीन व आराइश, दफातर की तज़ीन व आराइश, और उनको खुसूसी मुराद दे रखी हैं। और ये दरअसल वो अखराजात हैं जिनको पूरा करने के लिए गरीब आवाम से दवाओं और आवाम के बच्चों की तालीम की कापियों और स्टेशनरी पर भी टैक्स वसूल किया जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि पूरे पूरे घराने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आसिफा भुट्टो ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी, ज़रदारी साहब उनके वहाँ पे बैठे हैं। ऐवान सदर में फरियाल तालपुर भी असम्बली में बैठी हैं, ज़रदारी साहबा की बहन हैं। फिर गिलानी इसको देख लें, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के 3 बेटे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। शरीफों को देख लें तो चचा, भतीजी और कुछ बड़े करीबी रिश्तेदार पार्लियामान में हैं। अब इसका मुवाज़ना अगर करें सिर्फ कराची से, और नईम सादिक साहब हैं, उनके साथ हमने आपका इंटरव्यू भी पहले सुनवाया है आपको, और उन्होंने वो बड़ी बेचारे एक जद्दोजहद कर रहे हैं, ख़त लिखते रहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, उनकी तवज्जो दिलाते रहते हैं कि गरीब सैनिटरी वर्कर्स की, सिक्योरिटी वर्कर्स की क्या सूरत हाल है। उनके जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान में कम से कम 15 सीवेज वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे उस वक्त जब वो गटर की सफाई के लिए गटर में उतरे। सितंबर 2025 में कराची के उस्मानाबाद में 3 मज़दूर गटर में उतरे और कभी लौट कर ना आए। अप्रैल 2026 में कराची के सुरजानी टाउन में मज़ीद 3 जानें गटर की नज़र हुई। मई 2026 में, ये कराची नहीं है बल्कि साहिवाल का ज़िक्र है, कि 2 मज़दूर जहरीली गैस के बायस गटर के अंदर ही दम घुटने से हलाक हो गए। फैसलाबाद में ऐसी हालात में एक मज़दूर जान से गया। जून 2026 में फैसलाबाद के अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में 4 अफराद एक ही वाक़े में हलाक हुए गटर की सफाई में। हर वाक़े में एक ही कहानी सामने आई कि ना हिफाजती लिबास, ना ऑक्सीजन, ना गैस मॉनिटरिंग, ना हिफाजती इंतज़ामात। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के गरीब शहरियों को जहरीले गटरों में ज़िंदा उतारा जाता है। इवन इस्लामाबाद में भी यही है। हम तो कराची की बात करें, इस्लामाबाद में जिसको कहते हैं द इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, यहाँ भी सैनिटरी वर्कर्स गटर में उतरते हैं वहाँ की खोलने के लिए। अब दुनिया के बेशतर ममालिक में ये काम अब मशीनों के ज़रिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी इंसानों को मशीनों की जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसानी जान सस्ती है और जब वो मर जाते हैं तो चंद लाख रुपए मुआवजा देकर फ़ाइल बंद कर दी जाती है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक हकीकत यह है कि जो कराची में 15 अमवात के बावजूद इन मामलात में वाटर एंड सीवेज बोर्ड के सरबराहान के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज ना हुई, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, किसी को जेल नहीं भेजा गया, किसी को जवाबदेह नहीं बनाया गया। गोया गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा तज़ाद है। एक तरफ वो लोग जो गटरों में मर रहे हैं, वो सिक्योरिटी हुकाम जो कि कम से कम तनख्वाह उनको मिलती है 12 घंटे की तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह 8 घंटे की होती है जो कि 40,000 है, लेकिन उन्हें 40,000 से भी कम अक्सर को कम दिया जाता है, और वो भी 12 घंटे की ड्यूटी, और जिस दिन गैर हाज़िरी होती है पैसे कट जाते हैं। एक तरफ वो ख़ानदान है जिनके लिए दवाई ख़रीदना भी मुश्किल होता है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी अद्वियात तक दस्तयाब नहीं हैं। 3 करोड़ बच्चे कम से कम आज भी स्कूल से बाहर हैं, और तालीम पर कौमी ख़र्च नए बजट में तो माशाल्लाह वो 2% क्या अब 1% से भी कम हो गया है, जो ताज़ा तरीन बजट आया है, और दुनिया में ये कम तरीन तनासब है श्रीलंका और भारत के मुकाबले में भी। दूसरी तरफ वो तबका है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनके लिए रियासती ख़जाने से अरबों रुपए निछावर हो रहे हैं प्रोटोकॉल और मुराआत के लिए। एक तरफ नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोज़गार, दूसरी तरफ सिफारिश ताकत और मुराआत के ज़रिए ओहदे तकसीम। जैसे मैंने कहा कि शरीफ, ज़रदारी और गिलानी घराने के आप चश्मो चराग देख लें कहाँ बैठे हैं। शिज़ा फ़ातिमा जो IT की वज़ीर हैं, वो बताया जाता है ख्वाजा आसिफ हमारे जो दिफाई वज़ीर हैं उनकी भतीजी हैं, और इसीलिए
जो नईम सादिक साहब का मैंने ज़िक्र किया, कराची में रहते हैं, गरीबों का बड़ा दर्द है उनके दिल में, उन्होंने अब सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने एक तवज्जो दिलाई सरदार अयाज सादिक की उस ग्रांट की तरफ जो कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया है, और उन्होंने पूछा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने हाल ही में वज़ारत पार्लिमानी उमूर के लिए 1 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर की, जो जिससे बुनियादी तौर पे चाय समोसे बिस्किट पार्लिमानी अरकान के लिए उसका बंदोबस्त किया जाएगा। अब और ये था सिर्फ जारी सेशन के लिए, यानी जो वफाकी बजट का सेशन है जो कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उस दौरान अरकान के लिए चाय, पानी, डिनर, लंच, इसके अखराजात थे 1 करोड़ रुपए। अब नईम सादिक साहब ने अपने ख़त में ये भी सवाल किया कि क्या 1 करोड़ रुपए का रिफ़्रेशमेंट अलाउंस अखलाकी तौर पर काबिल दिफा है, क्या आपका अखलाकी जवाज़ है, जबकि अवामी नुमाइंदे पहले ही टैक्स दहनदान के ख़र्चे पर काफ़ी बड़े मुआवजे ले रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी पूछा है एक सवाल में कि कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह तकरीबन 20 लाख पहुंच चुकी है, अरकान की 9 लाख से रुपए माहाना तनख्वाहें हैं नेशनल असम्बली और सेनेटर्स की, और जिसमें गुज़िश्ता साल कई 100 गुना इजाफ़ा किया गया था। तो क्या ये अखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ है या नहीं, ये उन सरदार अयाज सादिक साहब से नईम सादिक साहब ने सवाल किया है जिनकी इंतखाबात में अपनी कामयाबी भी मशकूक रही है। तो नईम सादिक साहब बार अपना जिहाद जारी रखे हुए हैं, इस किस्म के सवालात करते रहते हैं उन लोगों से जो कि बहसियत मजमूई एक फॉर्म 45 और 47 की बात दोबारा आती है कि कैसे चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हैं, और नईम सादिक साहब उनका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि अपनी दरख्वास्त में कि सफाई के जो कारकुन हैं 1988 से अब तक कुछ 70 से ज़ायद कारकुन गटरों की सफाई में जाँ बहक हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास मुनासिब साजो सामान, हिफाजती किट नहीं होती है। जहरीली गैस, जानलेवा चोटों और काबिल इलाज अमवात का बुनियादी तौर पे उनको सामना है। अब नईम सादिक साहब ने यह भी सवाल उठाया बुनियादी तौर पे कि क्या पार्लियामान ने इस हवाले से कुछ किया है, इन इदारों को पाबंद किया है कि मज़दूरों को गटरों में ना उतारें। अब ये तमाम सूरत हाल क्यों है, गरीब के हक़ में क्यों नहीं है, उसका अंदाज़ा एक बड़ी मिसाल एक असद अली शाह साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा बिज़नेस रिकॉर्डर में और इस तरफ निशानदही की कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ हुए 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। एक मिसाल दी उन्होंने, और आज तक 743 अरब रुपए वफाकी ख़जाने से एक सब्सिडी के तौर पे के इलेक्ट्रिक की मद में अदा किए जा चुके हैं। 239 रुपये अरब हुकूमत से वसूल किए गए हैं मुख्तलिफ़ दूसरी मदात में, और 325 अरब रुपए मज़ीद मुतनाज़ मार्कअप जो कि इस वक्त अदालतों में ज़ेर गौर है, बहरहाल 325 अरब रुपए अदा किए गए थे मार्कअप की मद में। ये वो पैसे हैं जो कि असल में के इलेक्ट्रिक को देने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह ज़ाहिर है उनके दोस्त अहबाब ऐवान सदर में वज़ीर आज़म ना उसमें बैठे हैं तो उन्होंने अदा कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि के इलेक्ट्रिक में 20 साल से ज़ायद अरसे में शेयर होल्डर्स को कोई मुनाफा ही नहीं अदा किया गया, बल्कि पिछले साल के अख्ताम पर 30 अरब रुपये के नुकसान रिपोर्ट किया है के इलेक्ट्रिक ने। अब ये ट्रेजिडी की बात है कि नहीं कि सबसे बड़ा मालियाती सनती शहर है कराची, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, फिर भी के इलेक्ट्रिक 30 अरब रुपए के खसारे में है और अपने शेयर होल्डर्स को उसने 1 पैसा तक 20 साल में अदा नहीं किया है। अब इस तमाम तर का नतीजा एक वकार वड्डो साहब हैं, उन्होंने हाल ही में डॉन अखबार में एक मजमून लिखा और उन्होंने जो उस मजमून का जो नतीजा उन्होंने अख़ज़ किया वो ये था कि पाकिस्तान की मुआशी और इंसानी तरक्की की नाक़िस सूरत हाल महज़ बदकिस्मती,
पॉलिसी की गलतियों या नाकाम इस्लाहात का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे निज़ाम की अक्कासी करता है जिसमें इदारे इस तरह तरतीब दिए गए हैं कि कम से कम सियासी असर व रसूख रखने वालों से वसाइल निकाले जाएं, यानी गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, जबकि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो हल्के हैं उनको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़, मज़ीद मुराद फ़राहम की जाएँ। और इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो IMF प्रोग्रामों का बार बार आना, जो पाकिस्तान का 25वां 26वां IMF प्रोग्राम है, नाकाम इस्लाहात की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि एक ऐसे मुआशी निज़ाम के बरकरार रहने की नुमाइंदगी करता है जिसे ख़ुद को इस्लाह करने की कोई ख़ास तरगीब ही नहीं है। यानी वो लोग जो कि इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो इसको क्यों बदलना चाहेंगे। इसी के साथ टैक्स का बोझ गैर मुतनासिब तौर पर तनख्वाहदार मुलाजमीन पर पड़ता है और तनख्वाहों से इनकम टैक्स की कटौतियाँ तेज़ी से बढ़ी हैं, जबकि ताकतवर गिरोह जैसे बड़े ताजर, बड़े ज़मींदार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, उसमें हमारे मिलिट्री भी आती है, मिलिट्री के नीचे जो इदारे चलने वाले कमर्शियल इदारे हैं वो भी आते हैं, वो काफ़ी हद तक टैक्स नेट से बाहर हैं। अब वकार वड्डो साहब का मौक़िफ़ है कि ये इंतज़ामी नाअहली नहीं है, बल्कि ये गिरोह सियासी तौर पर बाअसर है और अपने हक़ में कवायद मुरतब करने की अहलियत रखते हैं। लिहाजा कोई उम्मीद आप अगर ये रख रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम में कोई इस्लाह हो जाएगी, गरीब आदमी की फ़लाह बहबूद की तरफ तवज्जो बढ़ जाएगी, वो फ़िलहाल आप ना करें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हाल ही में एक ट्वीट भी किया, तो उन्होंने कहा कि 66 साल में यानी 1960 के बाद से अब तक कभी इस मुल्क में बैरूनी सरमाकारी इतनी कम नहीं रही जितनी पिछले 3 साल में हुई। शरीफ ख़ानदान को 66 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। इसी तरह एक और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक और यूनिसेफ के इश्तराक से एक जारी की गई रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। पंजाब में 60 लाख हैं, सिंध में 16 लाख हैं, KP में 7 लाख, बलूचिस्तान में 2 लाख। लेकिन अगर बलूचिस्तान का आप देखें तो गुज़श्ता रोज़ जो इस मुल्क का सबसे बड़ा ग्रुप है जंग और द न्यूज़, उसके फ्रंट पेज पे 90% स्पेस पे बलूचिस्तान हुकूमत के जो तरक्याती कारनामे हैं उनकी एक दास्तान थी। एक बहुत बड़ी तस्वीर थी सरफराज बुगटी की जो वज़ीर आला हैं, और साथ में उन्होंने अपने कारनामे लिखे हुए थे। तो ये अगर गरीब आदमी गटर में मरता है या गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती, भूख के बायस वो बिलक बिलक के मर जाते हैं, रोज़गार उनको नहीं मिलता, तो ये उस निज़ाम की वजह से है जिसकी तरफ वकार वड्डो ने, असद अली शाह साहब ने और दूसरे कई लोगों ने इशारा किया है कि ये निज़ाम महज ताकतवर मुराद याफ्ता तबकों को मज़ीद मुराद याफ्ता और मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए इसमें, इसीलिए गरीब लोग यूं ही गटर में गिर कर मरते रहेंगे, सिसक कर बिलक बिलक कर वो जान दे देंगे, अस्पतालों में उनको दवाई नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा 1% हुक्मरान तबका है वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह फलता फूलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।